अक्सर ऐसा होता है ना कि हम अपने फोन पर मतलब कोई भी वेबसाइट ऐसे ही स्क्रॉल कर रहे होते हैं बिल्कुल। और बिना कुछ सोचे समझे हमारी उंगलियां किसी चमकदार से बटन पर क्लिक कर देती हैं। या फिर जैसे किसी बहुत ही भीड़ भाड़ वाली सड़क से गुजर रहे हो जहां हजारों चीजें ध्यान खींचने की कोशिश कर रही हैं। हाँ, हर तरफ शोर और बोर्ड्स लगे होते हैं। सही कहा। और अचानक से नजर किसी बस स्टॉप पर लगे एक छोटे से पोस्टर पर जाकर टिक जाती है। ऐसा अक्सर होता है। तो ऐसा क्यों होता है? मतलब ये कोई इत्तेफाक नहीं है और ना ही कोई जादू है। बिल्कुल नहीं। असल में अगर देखा जाए तो हमारा दिमाग अभी अभी हैक हुआ है। हैक? ये काफी भारी शब्द है। हाँ, एक बहुत ही सोची समझी विजुअल इंजीनियरिंग के जरिए। द डीप डाइव के इस गहरे विश्लेषण में स्वागत है, जहां हम चीजों की तह तक जाते हैं। बिल्कुल। आज हम डिजाइन की उसी सीक्रेट लैंग्वेज को डिकोड करने वाले हैं जो हमारे फैसलों को कंट्रोल करती है। और इसके लिए हमारे पास आज बहुत ही दिलचस्प सोर्सेज हैं। हाँ, आज के हमारे सोर्सेज में डिजाइन की एक बहुत ही मशहूर किताब शामिल है, ग्राफिक स्टाइल मैनुअल। और हम इसके चैप्टर 2, जिसका नाम है फॉर्म एंड स्पेस, एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन, कलर फंडामेंटल्स, उसके कुछ बेहद जरूरी हिस्सों को खंगालने वाले हैं। और इसका मकसद सिर्फ ये समझना नहीं है कि चीजें सुंदर कैसे दिखती हैं। सही बात है। बल्कि हमें ये देखना है कि कैसे फॉर्म, स्पेस और रंग का इस्तेमाल किसी भी इंसान की आंखों और दिमाग को मतलब बिना उसे पता चले गाइड करता है। ये समझना बहुत जरूरी है कि ग्राफिक डिजाइन ना सिर्फ पन्नों को सजाने का काम नहीं है। हाँ, वो तो आर्ट हो गया। बिल्कुल। जब कोई डिजाइनर किसी एलिमेंट की जगह तय करता है या उसका आकार, रंग, संतुलन या कोई पैटर्न चुनता है ना, तो वो कंटेंट और फॉर्म को मिलाकर एक नई भाषा तैयार कर रहा होता है। एक विजुअल भाषा। हाँ, एक ऐसी भाषा जिसे हमारा दिमाग बिना सोचे एकदम पलक झपकते ही पढ़ लेता है। ये पूरा का पूरा एक मनोवैज्ञानिक संवाद है। और इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? इसका सबसे बुनियादी स्तर शुरू होता है एक बिल्कुल खाली फ्लैट जगह से। तो चलिए वहीं से इस कहानी को खोलते हैं। डिजाइन की शुरुआत तो किसी भी कैनवस पर होती है, जो आमतौर पर एक 2 डायमेंशनल यानी 2D कागज या कोई स्क्रीन होता है। बिल्कुल फ्लैट। हाँ, अब सवाल यह है कि एक बिल्कुल चपटे कागज पर गहराई या जिसे हम 3D कहते हैं, उसका एहसास कैसे पैदा किया जाता है? ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है डिजाइनर के लिए। हमारे सोर्सेज में ना फिलाडेल्फिया यूथ ऑर्केस्ट्रा के एक पोस्टर का जिक्र है। ओहो, वो पॉन्ड डिजाइन एसोसिएट्स वाला काम। हाँ, वही। इस पोस्टर में एक बहुत ही अजीबोगरीब आकार का इस्तेमाल किया गया है, जिसे डेविल्स पिचफोर्क कहते हैं। ये बहुत ही क्लासिक इल्यूजन है। जिनको नहीं पता उनके लिए बता दूं, डेविल्स पिचफोर्क एक ऐसा विजुअल इल्यूजन है जहां अगर उसे ऊपर से देखें तो लगता है कि 3 कांटे हैं, लेकिन नीचे आते आते वो लकीरें इस तरह से मिलती हैं कि सिर्फ 2 कांटे ही बचते हैं। हाँ, और हमारा दिमाग इस ज्यामिति को प्रोसेस ही नहीं कर पाता। बिल्कुल, क्योंकि असली 3D दुनिया में ऐसा आकार तो बन ही नहीं सकता ना। असंभव है। पर इसे देखकर एक चपटे पोस्टर में अचानक गहराई का, एक डेप्थ का भ्रम पैदा हो जाता है। और यही डिजाइन की ताकत है। लेकिन अगर मैं इसे देखूं तो ये मुझे ना एक मैजिक ट्रिक की तरह लगता है, जैसे कोई जादूगर जानबूझकर हमारी नजर चुरा रहा हो। मैं समझ रही हूँ आप क्या कह रहे हैं। तो मेरा सवाल ये है कि क्या डिजाइनर सिर्फ हमें चकमा देने के लिए ऐसे इल्यूजन बनाते हैं, या फिर इस 2D फॉर्म को मोड़ने के पीछे कोई असली, कोई फंक्शनल मकसद होता है? देखिए, इसे सिर्फ एक छलावा मानना एक बहुत बड़ी भूल होगी। अच्छा। हाँ, ये असल में दर्शक को उस डिजाइन के अंदर खींचने की एक मनोवैज्ञानिक तकनीक है। एक तरह का ट्रैक? ट्रैप नहीं, बल्कि एक रास्ता। जब किसी चपटे पन्ने पर कोई एलिमेंट ऐसा लगता है कि वो पीछे की तरफ जा रहा है या आगे हमारी तरफ आ रहा है, तो देखने वाला खुद को उस कॉम्पोजिशनल स्पेस का हिस्सा महसूस करने लगता है। मतलब वो पोस्टर से जुड़ जाता है। बिल्कुल। हमारा दिमाग खाली जगह को भरने का आदी है। इसी का एक और बेहतरीन उदाहरण हमारे सोर्सेज में मिलता है, मेल्चियोर इम्बोर्डन के एक डिजाइन से। अरे हाँ, वो वेवी लाइंस वाला डिजाइन। हाँ, उन्होंने अपने काम में अंडुलेटिंग लाइंस यानी लहरदार रेखाओं और 2 वैनिशिंग पॉइंट्स का इस्तेमाल किया है। वैनिशिंग पॉइंट्स मतलब जैसे हम किसी लंबी सड़क के बीच में खड़े हों। बिल्कुल। और दूर जाकर सड़क के दोनों किनारे एक ही बिंदु पर मिलते हुए दिखाई दें, वो जो क्षितिज पर बिंदु होता है। एकदम सही एनालॉजी है। और इम्बोर्डन ने इस तकनीक से ना एक फन हाउस मिरर जैसा असर पैदा किया है। वो जो मेलों में शीशे होते हैं जिनमें शक्ल अजीब सी दिखती है। हाँ, वैसा ही कुछ इल्यूजन। इमेजिन करें कि पोस्टर के किनारों पर लकीरें बहुत दूर दूर हैं, लेकिन बीच में आते आते वे एकदम सिकुड़कर आपस में मिल जाती हैं। तो इससे होता क्या है? हमारा दिमाग इस सिकुड़न को दूरी या गहराई की तरह पढ़ता है।
उसे लगता है कि वो कागज एक गहरी सुरंग है। क्या बात है। और मजेदार बात ये है कि ये इल्यूजन सिर्फ लकीरों से नहीं बनता। तो और क्या होता है इसमें? रंगों का बार बार आना, उनका पैटर्न इस प्रभाव को और मजबूत कर देता है। अच्छा, रंगों का भी रोल है इसमें? बहुत बड़ा रोल है। जब दिमाग को 2D कागज पर ये सारे इशारे मिलते हैं, जैसे रंग का दूर जाते हुए धुंधला होना या रेखाओं का आपस में मिलना, तो वो अपने आप उस फ्लैट कागज को एक 3D दुनिया में बदल देता है। तो हमने दिमाग को 3D स्पेस देखने के लिए तो मना लिया। हाँ, लेकिन गहराई किसी काम की नहीं है अगर दर्शक की आंखें उस स्पेस में यूं ही भटकती रहें। मतलब उसे पता ही ना हो कि देखना क्या है। बिल्कुल, नेविगेशन भी तो चाहिए। तो डिजाइनर ये कैसे तय करता है कि हमें उसी चीज पर फोकस करना है जो वो बेचना या दिखाना चाहता है? यहीं पे फोरग्राउंड और बैकग्राउंड के बीच का असली खेल शुरू होता है। सोर्सेज में एम्स ब्रदर्स के एक इलस्ट्रेशन का जिक्र है जिसमें एक मिनी कूपर कार दिखाई गई है। वो बहुत ही शानदार उदाहरण है। इस डिजाइन की सबसे खास बात यह है कि इसमें कार का लाल रंग बिल्कुल वही है जो आमतौर पर असली मिनी कूपर्स का होता है। एकदम वही क्लासिक रेड। हाँ, और ये मुझे ना एक शेफ की तकनीक लगती है। शेफ? वो कैसे? देखिए, एक बेहतरीन शेफ जब कोई नई डिश बनाता है ना, तो वो अक्सर बचपन की किसी याद या जाने पहचाने स्वाद का इस्तेमाल करता है। हाँ, ताकि खाने वाले को थोड़ा अपनापन लगे। बिल्कुल, जिससे खाने वाले को तुरंत एक जुड़ाव महसूस होता है। यहाँ डिजाइनर ने भी वही किया है। उसने हमारी मेमोरी का इस्तेमाल किया है। उसने हमारी पुरानी विजुअल एसोसिएशंस को ट्रिगर किया है ताकि वो कार पन्ने से बाहर सचमुच 3D में महसूस हो सके। ये जुड़ाव बहुत अहम है और इसके साथ ही काम करता है कंट्रास्ट का पूरा विज्ञान। कंट्रास्ट मतलब हल्का और गाढ़ा? उससे भी थोड़ा आगे। फोरग्राउंड और बैकग्राउंड के बीच का कंट्रास्ट ही ये तय करता है कि कोई चीज कितनी आसानी से पढ़ी या समझी जाएगी। कोई उदाहरण है इसका हमारे सोर्सेज में? हाँ, उवाई लोश का एक डिजाइन इसका बहुत ही स्पष्ट उदाहरण है। उस डिजाइन में एक बेहद चमकीला लाल फोरग्राउंड है। लाल रंग फिर से? हाँ, और वो इसलिए इतना ज्यादा पॉप आउट करता है क्योंकि उसके पीछे एक ठंडे नीले हरे रंग का बैकग्राउंड है और एक गहरी परछाई भी है। तो ये सिर्फ रंगों की पसंद नहीं है? नहीं, यहाँ बाकायदा ऑप्टिकल फिजिक्स काम कर रही है। अरे, फिजिक्स कैसे? देखिए, जो गर्म रंग होते हैं ना, जैसे लाल या नारंगी, उनकी वेवलेंथ ऐसी होती है कि हमारी आंखों को लगता है वो हमारी तरफ यानी आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, वो आंखों के नजदीक आते हुए लगते हैं। बिल्कुल, जबकि ठंडे रंग जैसे नीला या हरा ऐसा महसूस कराते हैं कि वे पीछे की तरफ जा रहे हैं। ओह, मतलब नीले रंग का बैकग्राउंड खुद ब खुद पीछे खिसक रहा है? हाँ, और इसी वार्म और कूल रंगों के कंट्रास्ट से वो लाल रंग स्क्रीन से बाहर कूदता हुआ लगता है। अगर ऐसा है तो डिजाइनर को हमेशा सबसे तेज और चमकीले कंट्रास्ट ही इस्तेमाल करने चाहिए ना? ऐसा क्यों लगता है आपको? ताकि सब कुछ एकदम उभर कर दिखे, हर चीज पर नजर जाए। यहीं पर ज्यादातर गलतियां होती है। अच्छा? हाँ, रंगों के बीच कंट्रास्ट की एक सीमा होती है। ये सच है कि ब्लैक एंड व्हाइट का कंट्रास्ट सबसे ज्यादा होता है और वो तुरंत ध्यान खींचता है। लेकिन अगर बैकग्राउंड बहुत ज्यादा ब्राइट हो जाए तो वो फोरग्राउंड पर हावी होने लगेगा। मतलब फिर समझ नहीं आएगा कि मेन चीज क्या है। बिल्कुल, बहुत ज्यादा एलिमेंट्स में भारी कंट्रास्ट डाल देने से ना विजुअल कंफ्यूजन पैदा होता है। आंखें दुखने लगेंगी। हाँ, आंखें थक जाती हैं और देखने वाले को समझ ही नहीं आता कि पहले कहाँ फोकस करना है। तो ज्यादा कंट्रास्ट अच्छा नहीं है? थोड़ा सा कंट्रास्ट अक्सर बहुत लंबा असर छोड़ता है। संतुलन के बिना डिजाइन सिर्फ शोर बनकर रह जाता है, एक नॉइज की तरह। तो ये संतुलन सिर्फ आंखों को आराम देने के लिए नहीं है, बल्कि एक दिशा देने के लिए है। गहराई मिल गई, फोकस मिल गया। बिल्कुल। लेकिन इंसान सिर्फ मशीन तो है नहीं जो स्कैन करेगा और जानकारी ले लेगा। हम भावनाएं भी तो रखते हैं। वही तो, हम महसूस भी करते हैं। रंग सिर्फ चीजों को हाईलाइट करने का काम नहीं करते, वे एक प्रोवोकेटर की तरह काम करते हैं। प्रोवोकेटर यानी उकसाने वाला? हाँ, उवे लॉश के ही एक और काम का जिक्र है जिसमें ग्रे रंग के छोटे छोटे टोनल वेरिएशंस के साथ न तेज धार वाले तिकोने आकार इस्तेमाल किए गए हैं। वो बहुत ही शार्प डिजाइन है। और उस पूरे ग्रे माहौल के बीच में लाल रंग का एक बहुत ही छोटा सा एक्सेंट डाल दिया गया है। सिर्फ एक छोटी सी लाल डिटेल? हाँ, और वो लाल रंग एक विजुअल शॉक की तरह काम करता है, एकदम से नींद खोल देता है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है। क्या रंगों का अपना कोई जमजात या कहूँ कि ऑब्जेक्टिव मतलब होता है? ये बहुत दिलचस्प सवाल है। जैसे क्या लाल का मतलब हमेशा खतरा या जुनून ही होगा, या फिर ये सिर्फ हमारी सांस्कृतिक समझ और समाज की आदतों पर निर्भर करता है? मतलब
क्या हमने ये मान लिया है या ये सच में ऐसा है? इस सवाल का जवाब ना डिजाइन की दुनिया के सबसे गहरे सच को सामने लाता है। बताइए। सच तो ये है कि रंग अपने आप में कोई फिक्स्ड मतलब लेकर पैदा नहीं होते। अच्छा। ये पूरी तरह से उस बात पर निर्भर करता है कि उन्हें किस संदर्भ या कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल किया गया है। कॉन्टेक्स्ट बहुत जरूरी है। सोर्सेज में लाल रंग का जो ऐतिहासिक उदाहरण दिया गया है वो इसे बिल्कुल साफ कर देता है। हाँ, वो राजनीतिक वाला उदाहरण। बिल्कुल। इतिहास में लाल रंग का इस्तेमाल कम्युनिज्म के झंडों में बहुत प्रमुखता से हुआ है। हाँ, सोवियत संघ और बाकी जगह। और दिलचस्प बात यह है कि वही लाल रंग अमेरिकन रिपब्लिकन पार्टी की भी पहचान है। दोनों एकदम अलग हैं। बिल्कुल। दोनों के राजनीतिक विचार, उनके आदर्श और उनके लक्ष्य एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत हैं। उनमें कोई समानता नहीं है। कोई समानता नहीं है। फिर भी वे दुनिया में खुद को स्थापित करने के लिए एक ही रंग का सहारा लेते हैं। ये तो सच में हैरान करने वाली बात है ना? मतलब लाल रंग का मतलब लेफ्ट या राइट विंग नहीं है? बिल्कुल नहीं। लाल रंग का मतलब शायद तत्परता, ऊर्जा या किसी तरह की क्रांति या ताकत है। हाँ, ऊर्जा और ताकत। राजनीति तो बस एक लिबास है जो उस रंग ने पहन लिया है। यही कॉन्टेक्स्ट की ताकत है। जब एक डिजाइनर रंग चुनता है ना, तो वो सिर्फ किसी पैलेट से कोई शेड नहीं उठा रहा होता। तो वो क्या कर रहा होता है? वो समाज के मनोविज्ञान को एक टूल की तरह इस्तेमाल कर रहा होता है। मतलब वो हमारी सोच को इस्तेमाल कर रहा है। रंग एक उपकरण है जो क्रांति के लिए, राजनीतिक हलचल के लिए या बस एक साधारण सा प्रोडक्ट बेचने के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। सही बात है। कॉन्टेक्स्ट ही रंग को उसकी असली आवाज देता है। हाँ, अब तक हमने स्पेस, कॉन्ट्रास्ट और मनोविज्ञान की काफी बात की। हाँ। लेकिन कोई भी डिजाइन सिर्फ रंगों और आकारों से नहीं बनता। उसमें तस्वीरें होती हैं और सबसे जरूरी चीज टेक्स्ट होता है। बिना टेक्स्ट के जानकारी कैसे मिलेगी? बिल्कुल। जब इमेजेस, टाइपोग्राफी और रंगों को एक ही कैनवस पर लाना हो तो ये सब एक दूसरे से लड़े बिना कैसे काम करते हैं? इसका एक बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका सोर्सेज में समझाया गया है। हाँ, एक बहुत ही मजेदार तकनीकी प्रोसेस बताया गया है उसमें। डिजाइनर्स अक्सर सॉफ्टवेयर में आई ड्रॉपर टूल का इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत कॉमन तकनीक है। वे किसी मुख्य तस्वीर से ही ना छोटे और एक्सेंट कलर्स को पिक कर लेते हैं। हाँ, फोटो के अंदर से ही रंग निकाल लेते हैं। इससे पूरा पोस्टर या वेबसाइट ऐसी लगती है जैसे वो एक ही परिवार का हिस्सा हो। सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ लगता है। वो एक हार्मोनी बनाता है। लेकिन जब बात टाइपोग्राफी यानी फॉन्ट्स की आती है तो मुझे ये ना अलग अलग तरह के एथलीट्स की तरह लगता है। एथलीट्स, ये थोड़ा अलग नजरिया है, समझाइए जरा। मान लीजिए एक तरफ एक बहुत ही भारी भरकम चौड़ा बॉडी बिल्डर है। ठीक है। और दूसरी तरफ एक बहुत ही दुबला पतला लचीला जिम्नास्ट। अब आप एक बॉडी बिल्डर को बहुत ही भारी, चमकीले और लाउड कपड़े पहना सकते हैं और वो उन्हें आसानी से कैरी कर लेगा क्योंकि इसका वजन ऐसा है। बिल्कुल। लेकिन अगर वही भारी कवच आप एक जिम्नास्ट को पहना दें तो हिल भी नहीं पाएगा, उसकी सारी कलाबाजी छुप जाएगी। हाँ, वो तो दब जाएगा। फॉन्ट्स के साथ भी बिल्कुल यही होता है ना? ये एनालॉजी बिल्कुल सटीक है। और उस एथलीट को सिर्फ कपड़े ही नहीं, सही रोशनी भी चाहिए होती है। रोशनी से आपका क्या मतलब है यहाँ? अगर हम इसे फॉन्ट्स की तकनीकी दुनिया में देखें तो जो भारी और ब्लॉकी लेटर फॉर्म्स होते हैं, जैसे जो मोटे फॉन्ट्स होते हैं। हाँ, सोर्सेज में उदाहरण है जैसे रॉकवेल या यूनिवर्स 75, ब्लैकवे बॉडी बिल्डर है। समझ गया। उनका विजुअल वेट इतना ज्यादा होता है कि वे बहुत ही इंटेंस और गहरे रंगों का भार आसानी से झेल सकते हैं। मतलब उन्हें किसी भी चमकीले रंग में डाल दो। हाँ, आप उन्हें किसी भी चमकीले रंग में डुबो दें, वे स्क्रीन पर मजबूती से टिके रहेंगे, वो दबेंगे नहीं। और जिम्नास्ट वाले फॉन्ट्स? जो नाजुक और पतले फॉन्ट्स होते हैं जैसे बोडोनी बुक या फ्रूटिगा 45 लाइट, वे हमारे जिम्नास्ट हैं। अगर उन्हें किसी बहुत ही लाउड या नियॉन बैकग्राउंड पर रख दिया जाए तो वे पूरी तरह से गायब हो जाएंगे। फिर तो पढ़ ही नहीं पाएंगे। बिल्कुल। उनके साथ कंट्रास्ट का खासकर ध्यान रखना पड़ता है। उन्हें उभरने के लिए शांत बैकग्राउंड की जरूरत होती है। मतलब जिम्नास्ट को अगर अंधेरे में करतब करने को कहेंगे तो कोई उसे देख ही नहीं पाएगा। सही कहा। इसी से शायद वो सबसे बड़ा नियम निकल कर आता है जिसका जिक्र सोर्सेज में बार बार किया गया है। कौन सा नियम? डोंट मेक मी स्ट्रगल, यानी मुझे पढ़ने में मेहनत मत कराओ। ये तो डिजाइन का सबसे कड़ा और अहम नियम है ना? किसी के पास भी लंबा टेक्स्ट पढ़ने का ना तो वक्त है और ना ही धैर्य है आज के जमाने में। लोग बस स्क्रॉल कर जाते हैं। हाँ, अगर कोई डिजाइन पढ़ने के लिए आंखों पर जोर डालने को मजबूर कर रहा है तो वो डिजाइन पूरी तरह से फेल है, एकदम फ्लॉप। इसीलिए डिस्प्ले टेक्स्ट और बॉडी टेक्स्ट के साथ रंगों का सलूक बिल्कुल अलग होता है। डिस्प्ले टेक्स्ट मतलब जो हेडिंग्स होती हैं। हाँ, डिस्प्ले टेक्स्ट यानी बड़े बड़े हेडलाइंस,
उनमें रंग एक विजुअल एक्सक्लेमेशन पॉइंट की तरह काम करता है। हम खींचने के लिए। MS ब्रदर्स का एक उदाहरण है हमारे सोर्सेज में, जहां डिसअपियर शब्द को एक टूटे हुए, एक डिस्ट्रेस्ड टेक्सचर और रंग के साथ लिखा गया है। वो थोड़ा रफ सा जो दिखता है। हाँ, वो शब्द सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, वो खुद में एक तस्वीर बन गया है जो एक खास युवा भीड़ को, एक यूथ को आकर्षित कर रहा है। लेकिन बड़े टेक्स्ट तो कम होते हैं। असली बात तो बॉडी टेक्स्ट की है। हाँ। जब बात बॉडी टेक्स्ट की आती है, यानी वो लंबे पैराग्राफ जहां असली जानकारी छुपी होती है, जहां डिटेल्स होती हैं, वहां रंग का इस्तेमाल बहुत ही सावधानी से होना चाहिए। सोर्सेज बहुत स्पष्ट रूप से कहते हैं कि बॉडी टेक्स्ट हमेशा सफेद बैकग्राउंड पर सबसे बेहतर पढ़ा जाता है। मतलब वाइट बैकग्राउंड और ब्लैक टेक्स्ट सबसे सेफ है, सबसे ज्यादा लेजिबल है। कभी कभार, जैसे हैच डिजाइन के सैन फ्रांसिस्को वाले प्रोजेक्ट में किया गया है, मल्टी पेज काम में एकता लाने के लिए टेक्स्ट के पीछे रंग का इस्तेमाल किया जा सकता है। वो पन्नों को अलग करने के लिए। हाँ, जहाँ रंग पन्ने को अलग अलग हिस्सों में बांटता है। लेकिन प्राथमिकता हमेशा पढ़ने में आसानी ही होनी चाहिए। रीडेबिलिटी सबसे ऊपर है। तो कुल मिलाकर रंग एक ऐसा गोंद है जो तस्वीरों और शब्दों को जोड़ता भी है, बिल्कुल, और जरूरत पड़ने पर एक चाकू की तरह उन्हें अलग अलग हिस्सों में काटता भी है। बहुत खूब कहा आपने। जैसे सुजाना मचिचाओ के लापाज बोलीविया वाले पोस्टर में देखने को मिलता है। हाँ, वो पोस्टर बहुत सुंदर है। ठंडे नीले रंग के बैकग्राउंड का इस्तेमाल करके आगे की काली आकृतियों को इस तरह से उभारा गया है कि फोरग्राउंड, मिडिल ग्राउंड और बैकग्राउंड की एक पूरी सिम्फनी तैयार हो जाती है। और उस सिम्फनी का हर एक सुर बहुत ही सदावा होता है। कोई भी चीज इत्तेफाक नहीं होती। ये सब कुछ एक बहुत ही गहरी प्लानिंग का हिस्सा है। इस पूरे विश्लेषण को अगर हम एक जगह समेटें तो ग्राफिक स्टाइल मैनुअल का ये चैप्टर एक बात बिल्कुल शीशे की तरह साफ कर देता है। वो क्या? कि ग्राफिक डिजाइन सिर्फ सुंदर चीजें बनाने की कोई कला नहीं है। हाँ, वो सिर्फ आर्ट नहीं है। यह नियम, रेखाओं, स्पेस, ऑप्टिकल फिजिक्स और मनोविज्ञान का एक बहुत ही संगठित विज्ञान है। पूरी तरह से साइंस है। जब कोई डिजाइनर एक चपटे पन्ने पर कुछ लकीरें खींचता है या कोई रंग भरता है, तो वो असल में हमारे दिमाग के तारों को छेड़ रहा होता है। वो कंट्रोल करता है कि हमारी आंखें पहले कहाँ गिरेंगी, हम किस जानकारी पर भरोसा करेंगे और उस डिजाइन को देखकर हमें कैसा महसूस होगा। और यही आज की हमारी इस चर्चा का सबसे बड़ा और सोचने पर मजबूर करने वाला पहलू है। आप किस बारे में सोच रही हैं? आज हमने गहराई से समझा कि कैसे महज थोड़े से कंट्रास्ट, एक खास चुने हुए फॉन्ट और रंगों की वेवलेंथ के जरिए हमारी आंखों को ठीक उसी जगह ले जाया जाता है जहां डिजाइनर चाहता है। बिल्कुल। ऐसे में ये सवाल पूछना बहुत जरूरी हो जाता है। क्या सवाल? रोजमर्रा की जिंदगी में जो हजारों विज्ञापन, एप्स और वेबसाइट्स हम देखते हैं, जो कंज्यूम करते हैं, उनमें से हमारे कितने फैसले सच में हमारे अपने होते हैं? अरे बाप रे! और हमारे ध्यान का कितना हिस्सा किसी अनजान डिजाइनर द्वारा पहले से ही एक मास्टर पपेटियर की तरह कोरियोग्राफ किया जा चुका होता है? क्या हम सच में आजाद हैं अपनी पसंद में? ये एक ऐसा विचार है जो इतनी आसानी से दिमाग से नहीं जाएगा। बिल्कुल नहीं। तो अगली बार जब किसी वेबसाइट का चमकदार लाल बटन क्लिक करने का मन करे या किसी होर्डिंग को देखकर अचानक कोई पुरानी याद ताजा हो जाए, तो एक पल के लिए रुकिएगा जरूर। हाँ, एक पल के लिए रुककर ये जरूर सोचिएगा कि ये फैसला आपका था या आपके दिमाग को अभी हैक किया गया है। इसी नए नजरिए के साथ इस गहरे विश्लेषण को हम यहीं विराम देते हैं। सुनते रहिए और दुनिया को सिर्फ देखिए मत, उसे डिकोड करना सीखिए।